नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब चुनाव प्रचार थम गया है। कल वोटिंग होने वाली है और इसके पहले हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी के पास। हम उनसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का इस बार का चुनाव कैसा रहा, मुद्दे किसने उठे, कितने नहीं उठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय बाद बगैर चेहरे के चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री और कमल का फूल यहाँ उनका चेहरा रहा है। जिस तरह की शैली रही, जिस तरह के हमले रहे और अब जनता का क्या मूड है, इन तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरिजा शंकर जी। गिरिजा शंकर जी, जो मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी लंबे समय बाद बगैर चेहरे के चुनाव लड़ी है, तो उसका क्या असर आप देख रहे हैं? जो चेहरा चुनाव में होना चाहिए, ये आमतौर पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोगों में यकीन आता है कि हम किस चेहरे को वोट दे रहे हैं। इस बार बीजेपी ने एक नहीं, बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये चुनाव जो है वो बीजेपी की एक प्रयोगशाला बन गई है। पहला प्रयोग उन्होंने किया कि चुनाव घोषित होने के बहुत पहले उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उसके बाद प्रयोग किया कि कुछ केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उन्होंने चुनाव में उतार दिया, और जिस तरह से उन प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया आई तो ऐसा लगा कि उनको पहले से विश्वास में लिए बिना उनको मैदान में उतार दिया है। तीसरा प्रयोग उन्होंने किया कि हम चुनाव जो है वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे। मोदी जी और कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ना, और उसमें ये संदेश गया, उससे एक परसेप्शन बना कि जो स्टेट के लीडर्स हैं, जिनमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनको थोड़ा मतलब साइड किया गया और प्रधानमंत्री के उस पर हुआ। तो इस तरह कई प्रयोग उन्होंने किए, और ये सारे प्रयोग जो हैं मेरे लिहाज से बहुत जोखिम भरे प्रयोग थे। इसका कितना लाभ होगा या नुकसान होगा ये तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा रिस्क बीजेपी ने उठाया। इसके चलते जो मोदी जी की जितनी सभाएं प्रधानमंत्री के रूप में हुई मध्य प्रदेश में, वो मैं समझता हूँ किसी और चुनाव की तुलना में सबसे अधिक सभाएं हुई। और उन सभाओं में जो उनके भाषण रहे वो भी नोटिस किए गए, इसलिए कि उसमें राज्य सरकार के कामों का या राज्य सरकार का प्रत्याशियों का को बहुत ज़्यादा उल्लेख उनके भाषणों में नहीं रहा, और उन्होंने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या केंद्र सरकार से रिलेटेड मुद्दे हैं या जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उस पर उन्होंने ज़्यादा बात की। जो आरोप प्रत्यारोप की बात है तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जिसका कि राज्य के विधानसभा चुनाव से बहुत ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो वो जाहिर है कि उस तरह के मुद्दे उठाएंगे जिसमें कि एक राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बने। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये चुनाव जो है विधानसभा का होते हुए वो लोकसभा की आहट देने वाला चुनाव लग रहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी चौहान ने लास्ट में जो 8-10 महीने पहले लाडली बहना योजना जो शुरू की थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये मध्य प्रदेश में गेम चेंजर योजना है, लेकिन मैंने देखा भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इसका बहुत ज़्यादा ना तो उल्लेख किया है, ना ही इसकी श्रेय लेने की कोशिश की है। हाँ, स्थानीय विधायक और शिवराज जी ने इसको पूरी तरह से खेला, पूरी तरह से उन्होंने इसका प्रचार किया। इस बार शिवराज जी की 166 सभाओं में सिर्फ और सिर्फ जो फोकस किया गया वो लाडली पे किया गया। तो क्या कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व तो लाडली को उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है जितना स्थानीय नेता कर? नहीं, ऐसा नहीं है। लाडली बहना योजना जो है वो जिस तरह से आई और जिस तरह से उसका इम्पैक्ट दिखा, उसने तो बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व को भी प्रभावित किया। और ये आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री को अपनी सभा में, जहां पर वो अपनी ही खुद की राज्य सरकार के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको लाडली बहना का उल्लेख लगभग हर सभा में उनको करना पड़ा। उन्होंने किया, और उन्होंने कुछ इस अंदाज में किया कि लाडली बहना की बात करते हैं तो मामा की याद आती है। तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में याद भी किया गया उनके भाषणों में, तो लाडली बहना के रेफरेंस में। और मैं समझता हूं कि शायद ही कोई नेता होगा जिसने लाडली बहना का उल्लेख बहुत प्रमुखता के साथ अपने भाषण में न किया हो। और लाडली बहना जो योजना है उसका तो इम्पैक्ट आप ये देखिए कि सबसे पहले कांग्रेस ने रिएक्ट किया, और कांग्रेस ने उसके
पैरेलल अपनी एक घोषणा लाडली नारी सम्मान जैसा कुछ घोषणा की उन्होंने, तो वो तो बहुत इम्पैक्टफुल प्रोग्राम रहा है मुख्यमंत्री का। और चुनाव में उसका कितना असर होगा, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, वो 3 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि उस योजना ने चुनाव का एक नया पिच तैयार कर दिया। एक चीज और है कि प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में पहली बार सीधे सीधे नाम नहीं लिया, राहुल गांधी को महामूर्ख तक बताया। तो ये उनके पीछे क्या मतलब आपको लग रहा है? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस चुनाव में जो मुद्दे उठाए गए, बेशक उन्होंने लाडली लक्ष्मी बीजेपी ने फोकस किया और विपक्ष भ्रष्टाचार और तमाम सारी जो गड़बड़ियां हुई हैं अपने परीक्षाओं में, व्यापम, पटवारी, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसको ज़्यादा मतलब वजनदार मुद्दे रहे किसके पास इस बार, और कौन उसमें आगे दिखाई दे रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार या जो घपले घोटालों की बात जब होती है तो अब लोगों को इस पर यकीन बहुत कम होता है, क्योंकि ये सिर्फ आरोप होते हैं, इसको लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आते। जहाँ तक व्यापम की बात करेंगे तो व्यापम को होने के बाद 2 चुनाव हो गए और उसके बाद अब आज उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जब आप किसी मुद्दे को लेकर कोई एक प्रमाण सामने रखते हैं, जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कटघरे में खड़ा करते हैं, तब उसकी बात बनती है, वरना ये आरोप जो है पब्लिक को कहीं इम्प्रेस नहीं करते। दूसरी बात जो है कि आप आरोप लगाकर अपने आप को यदि जनता के बहुत करीब दिखाना चाहें तो वही बात बहुत होती नहीं। सवाल दरअसल ये है कि दोनों पार्टियों ने जो मुद्दे सामने रखे चुनाव प्रचार में या अपने घोषणा पत्र, वचन पत्र में या जिस रूप में भी रखे, तो उसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के आने वाले 5 साल की क्या तस्वीर होगी, वो तस्वीर कहीं उभरती नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इतना है कि व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुँचाने में दोनों में एक प्रतियोगिता जैसे हुई कि लाडली बहना स्कीम शिवराज सिंह ने लाया तो कमलनाथ ने उसके जवाब में नारी सम्मान की बात कर दी। कांग्रेस ने कहा हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे तो शिवराज जी ने 450 में गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया। फर्क इतना है कि इन दोनों योजनाओं में कि चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो वो वादे कर सकती है, घोषणा कर सकती है, लेकिन सरकार में होने के नाते बीजेपी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन तमाम योजनाओं को न केवल अमल में लाया बल्कि उसका लाभ लोगों तक पहुंच गया है। ये फर्क है। होना दरअसल चाहिए था कि मध्य प्रदेश में आने वाले 5 साल में हम मध्य प्रदेश कहाँ देखना चाहते हैं, उसको लेकर कोई तस्वीर, कोई विचारधारा की बात कि कांग्रेस और बीजेपी में मूल रूप से विचारधारा के स्तर पर क्या अंतर है। यदि कल सरकार कांग्रेस की बनती है तो इस सरकार के चरित्र से अलग चरित्र क्या होगा, इस पर कोई बातचीत कहीं नहीं हुई। तो लोग, मतदाताओं के सामने एक संकट तो है कि आखिर दोनों तरफ से उनको केवल लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है। क्या इसी स्तर पर मतदाता अपना वोट डाले, ये एक धर्म संकट मतदाता के सामने इस बार जरूर है। ये मानना है कि किसी भी पार्टी ने मध्य प्रदेश को दिशा देने की बात नहीं की है, सिर्फ लोगों को फ्री रेवड़ी बांटने की बात हुई है ज्यादा। हाँ, लगभग यही है। और मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पिच पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग पिच नजर नहीं आता और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, जिन पर कोई जो घोषणाएं या वादे भी जो हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाए। मसलन कलाकारों की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश की 1/3 आबादी कलाकार, रंगकर्मी, साहित्यकार, रचनाकार इन लोगों की है। आप देखेंगे कि ट्राइबल एरिया में या विलेज एरिया में घर घर में लोक कलाकार आपको मिलेंगे। उन लोक कलाकारों या उन रचनाकारों को लेकर एक शब्द भी किसी पार्टी के घोषणा पत्र, वचन पत्र में नहीं है, न वो चुनाव का कोई मुद्दा बना है। आदिवासियों की बात बहुत करते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए ठोस रूप से क्या काम किया जाएगा, क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, ऐसी कोई बात इनके घोषणा पत्र में नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि जो फौरी तौर पर जो एक मौलिकता जो होनी चाहिए सोच में, वो कम नज़र आती है और एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए जो ज़्यादा दिखते हैं लोग। देखिए, ये जो 7 सांसद खड़े किए गए, 3 केंद्रीय मंत्री हैं उनमें, एक राष्ट्रीय महासचिव खड़े किए गए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था कि हमारा ट्रम्प कार्ड है ये।
लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ उस समय इन सब ने ही लगभग हर एक ने ये प्रचार किया कि आप केवल विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप बड़ा नेता चुन रहे हैं या सीएम चुन रहे हैं, इस तरह का प्रचार हुआ। लेकिन चुनाव के उत्तरार्ध में आते आते अब ये मुद्दा वहाँ खत्म हो गया। कोई भी अब ये नहीं कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, कोई बड़ा नेता या मुझे बड़ा पद मिलने वाला है, वो बातें खत्म हो गई। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 7 में से 3 लोगों के बारे में खबर आ रही है कि लगभग चुनाव हार गए हैं, 2 फाइट में हैं और 2 ही चुनाव जीत पाएंगे। महासचिव भी कहीं ना कहीं मतलब फंस गए हैं। तो ये जो प्रयोग हुआ है और जिस तरह का प्रचार शुरू में हुआ, उस पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया था? जब ये प्रयोग हुआ और इन 3 केंद्रीय मंत्रियों और महासचिव को चुनाव में उतारा गया, मैंने तब भी आपसे यही कहा था, आप याद करें, कि ये प्रयोग जो है वो कांग्रेस बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का एक नमूना है। बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हम इनको उतार कर ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं, बल्कि ये कहा गया कि हमारे लिए सभी कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय मंत्री भी कार्यकर्ता है और दूसरे भी कार्यकर्ता हैं, और बतौर कार्यकर्ता हम उनको चुनाव पर उतार रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जरूर इस बात को स्थानीय स्तर पर रेखांकित किया गया कि आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप किसी बड़े ओहदे के लिए चुन रहे हैं, लेकिन वो बात ठहरती नहीं है। ये तो कॉमन मैन भी समझता है कि यदि एक बहुत बड़े ओहदे में रहने वाले व्यक्ति को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए तो ये कोई उनके लिए पुरस्कार तो है नहीं। ये जरूर है कि इन बड़े नेताओं को जो कद्दावर नेता कहलाते हैं, इनको चुनाव मैदान में उतारने के बाद ये बात जो कही गई थी कि इनका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में पड़ेगा और कुछ और अधिक सीटें, उनके अपनी सीटों के अलावा बहुत सारी और सीटें जीतने में एक माहौल बनेगा और बीजेपी को मदद मिलेगी। वैसा कुछ ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आता कि नरेंद्र सिंह तोमर के दिमनी से चुनाव लड़ने से ग्वालियर चंबल में बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत माहौल बन गया हो, या कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में लड़ने से इंदौर या मालवा में कोई बहुत माहौल बन गया हो। ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव के बीच में जिस तरह नरेंद्र सिंह जी के बेटे की सीढ़ियाँ आई, जिस तरह का प्रचार किया गया, बड़ा प्लांटेड लग रहा है, इतना सुनियोजित। मैंने बहुत दिन से, मैं भी ये जर्नलिज्म कर रहा हूँ, जिस तरह ये किया गया है समय और वो पूरा माहौल देखकर, इसे किस रूप में लेते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? यदि आप 70 के दशक का चुनाव देखें तो इस तरह की चुनावी हथकंडे तब भी हमको देखने को मिलते थे, आज भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है तो अब वो सीडी के रूप में, किसी और रूप में आ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि चुनाव के दौरान जब ये बातें आती हैं तो लोगों पर, मतदाताओं पर इसका कोई बहुत प्रभाव पड़ता हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि लोग देखते आए हैं कि पिछले चुनाव में भी कहीं न कहीं इस तरह के चुनावी हथकंडे अपनाए जाते हैं। हो सकता है चुनावी हथकंडे ये हो या न हो, इसकी जो भी वास्तविकता है वो तो बहुत बाद में मालूम पड़ेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बीजेपी के रणनीतिकारों ने शुरू में जो रणनीति बनाई थी कि सेंट्रल लीडरशिप का पूरा कमान रहेगा और पूरी तौर पर इलेक्शन उनके हाथ में रहेगा, उस रणनीति में कहीं बदलाव होता हुआ हमको मिड कोर्स में एक्शन देखने को मिला। जब मोदी जी ने प्रदेश की जनता का नाम पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रत्याशी की जो ये भाजपा की रणनीति का बदलाव था, ये जो पत्र था वो, हाँ, कहीं ना कहीं रणनीति में तो बदलाव। तभी तो आप देखेंगे जो तीसरी चौथी जो लिस्ट आई विधायकों की, शिवराज जी की चली, तो उसमें जो है वो दिखा कि जो स्टेट लीडरशिप है उनकी बात है। बाद में आपने कल देखा होगा कि एक अपील शिवराज सिंह जी के नाम से मुख्यमंत्री के रूप में जारी की गई। तो रणनीति में थोड़ा बदलाव भी दिखता है। वही मैंने कहा कि ये पूरा चुनाव जो है बीजेपी ने एक बहुत तरह तरह के प्रयोग इस चुनाव में किए हैं। अब इन प्रयोगों का क्या असर होता है ये 3 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा और तब देखना होगा कि इस चुनाव के प्रयोगों का आगे क्या भविष्य होगा। ये बिल्कुल तय है कि बीजेपी ने इन प्रयोगों से, वो चाहे स्टेट लीडरशिप को किनारे करने का प्रयोग हो या उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयोग हो, इन सारे प्रयोगों से जो चुनाव के केंद्र बिंदु में बीजेपी ने अपने आप को स्थापित कर दिया और
चुनाव के बहुत बड़े मुद्दे के रूप में, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव के बहुत बड़ा मुद्दा वो खुद बन गए हैं। एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दोनों पार्टियों ने जो वचन पत्र और संकल्प पत्र लेके आए हैं, यदि आप देखें तो इन्हें पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के बजट को जस्ट दुगना करना पड़ेगा। आज लगभग 3.5 लाख का बजट है, हमें 7 लाख का करना पड़ेगा और इतने संसाधन मध्य प्रदेश के पास नहीं है। जिस तरह की घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं या बीजेपी ने की हैं, इन्हें घोषणाओं को पूरा करते करते मुख्यमंत्री थक जाएंगे और मुख्यमंत्री को बड़ी परेशानी का सामना, जो भी सीएम बने, चाहे बीजेपी का बने या कांग्रेस का बने, तो आपको कितनी मुसीबत लगती है आने वाले मुख्यमंत्री के लिए ये वचन पत्र और ये संकल्प पत्र, किस तरह से वो इन्हें पूरा कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए? दरअसल इसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा जिन्होंने ये घोषणाएं की हैं या वचन दिया है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी ने तो अपनी लाडली बहना योजना को या 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की योजना को उसे तो अमल में ला दिया, तो अब वो बड़ी चुनौती आने वाले समय में नहीं है। लेकिन लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, 26 विभागों का बजट लास्ट में रोका गया। लास्ट के जो 2-3 महीने हैं वो मध्य प्रदेश में कितना आर्थिक संकट था ये वित्त विभाग जानता है। तमाम सारे लोगों की सैलरियां तक रोककर ये लाडली बहना का पैसा दिया गया। क्या ऐसी योजनाओं को लंबे समय तक जारी रख पाएगी सरकार, चाहे वो बेशक बीजेपी की आए? वित्त विभाग किस संकट में रहा और किनके सैलरी रोकी गई ये आप बता रहे हैं, अधिकृत रूप से जानकारी कहीं नहीं है। और जो आम लोग हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसकी सैलरी रोकी गई या क्या हुआ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मामला है। आप कहीं रोकते हैं पैसा, कहीं खर्च करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो इसका सवाल नहीं, सवाल ये है कि उन योजनाओं पर अमल पिछले 6 महीने से हो रहा है, एक। और दूसरी बात यह है कि जिन योजनाओं की वचन पत्र में या संकल्प पत्र में जिन नेताओं ने घोषणा की है, जाहिर है कि ये उनकी चिंता है कि वो इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना किस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे गिरिजा शंकर जी, जिनका कहना है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है, अनेक प्रयोग किए हैं और ये भी कहना है कि ये प्रयोग जो किए गए हैं वो जोखिम भरे जरूर हैं। अब परिणाम क्या होगा ये तो हम 3 तारीख को पता चलेगा कि इन प्रयोग से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, अब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।